बात करें क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तनों की बात करें तो विकास की आरंभिक अवस्थाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। लंबे समय के बाद विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने जो है अस्तित्व में आए, इससे कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बन गया? तो द्वितीय क्षेत्र। विगत कुछ वर्षों में विकसित देशों में उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। 1973-74 में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? तो प्राथमिक क्षेत्र माना गया। ठीक है। उसके बाद में वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र। विगत कुछ वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन जो सबसे अधिक वृद्धि हुई तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है ना। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व के कारण किसी विकासशील देश में बुनियादी सेवाओं जैसे कि अस्पताल, ठीक है, अस्पताल, विद्यालय, डाक, तार सेवा, थाना, कचहरी, परिवहन, ठीक है ना, परिवहन, बैंक, बीमा के प्रबंधन की जिम्मेदारी कौन उठाती है? तो सरकार उठाती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है, सेवाओं की मांग उतनी अधिक होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे कि पर्यटन करते हैं, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, होटल आदि की मांग शुरू कर देते हैं। वर्तमान में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं महत्वपूर्ण हो गई है। सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है, सभी सेवाओं में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में उत्पादन में तीनों क्षेत्रों की भागीदारी स्पष्ट में परिवर्तन हुआ है, लेकिन रोजगार में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है ना। भारत में वर्तमान में रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक जो लोग नियोजित है वो किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं होने का क्या कारण है? तो कारण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं होना। ठीक है ना। देश में आधे से अधिक श्रमिक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे, जिनका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग कितना है? छठा भाग है। ठीक है ना। देश में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो हिस्सा है 3/4, कितना है? 3/4, लेकिन आधे से कम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी छिपी हुई, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी प्रश्न बेरोजगारी की स्थिति भी मानी गई है। अल्प बेरोजगारी शहरों में, सेवा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है। अब इसका मतलब है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो। स्वतंत्रता के समय मतलब अपनी क्षमता से कम काम करते अगर कोई करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगारी। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत था? तो कृषि क्षेत्र लगभग 55%, द्वितीय क्षेत्र 14%, तृतीय क्षेत्र 31%। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है? आगे बात करें तो कृषि क्षेत्र लगभग 19% और द्वितीय क्षेत्र लगभग 26%, तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 55%। लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे किया जा सकता है? ये प्रश्न भी बनता है कि लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले किसानों को सरकार या बैंक द्वारा सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवाओं जैसे कि दाल मिल, शीत भंडारगृह, शहद संग्रह केंद्र को बढ़ावा देकर वहां के लोगों को नियोजित किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने से शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में आरंभ में कितने जिलों में शुरू किया गया? जो कि 725 जिलों में इसकी शुरुआत की गई, जिसे हम क्या कहते हैं? नरेगा कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्रों को अन्य विभाजन की बात करें तो सबसे पहले लोगों के नियोजित होने के आधार पर क्षेत्रों का जो विभाजन है दो प्रकार से, पहला है संगठित, दूसरा है असंगठित। सबसे पहले संगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र का मतलब होता है इसमें रोजगार की अवधि जो होती है नियमित होती है, मतलब इसमें जो रोजगार होता है वो नियमित होता है। क्षेत्र सरकार द्वारा कैसे होते हैं? पंजीकृत होते हैं। लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है और इनमें सरकारी नियम और विनियमों का कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। कार्य की जो समय अवधि वो निश्चित होती है। अतिरिक्त काम करने पर अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। अन्य लाभ की बात करें तो सवेतन छुट्टी मिलती है, अवकाश काल में भुगतान भी मिलता है, सेवा अनुदान मिलता है, चिकित्सा के लाभ मिलते हैं, भविष्य निधि, नियमों के अनुसार पेयजल व सुरक्षित कार्य, पर्यावरण पेंशन आदि जो इनको मिलती है वो कौन सा क्षेत्र होता है? संगठित क्षेत्र। ठीक है ना। आगे बात असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें कम वेतन व रोजगार पर अनियमित होता है, लेकिन वेतन भी कम होता है और कैसा है? अनियमित है। इसमें छोटी इकाई व अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र के नियम विनियम तो होते हैं लेकिन उनकी पालना नहीं होती है। इसमें जो रोजगार है वो सुरक्षित नहीं होता है, मतलब इसमें जो रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, श्रमिकों को अकारण हटाया जा सकता है।
अतिरिक्त समय में काम करने पर सवेतन अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी आदि का कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में शामिल की बात करें, जैसे कि बुनकर, बढ़ई, फसल बटाईदार, छोटे किसान, भूमिहीन, कृषि श्रमिक आदि जो होते हैं वो असंगठित क्षेत्र में आते। और शहरी क्षेत्रों में असंगठित की बात करें तो सबसे पहले कबाड़ी, सबसे पहला कौन सा है, कबाड़ी हो गया, बोझा ढोलने वाले श्रमिक हो गए, सड़कों पर सामान बेचने वाले, लघु उद्योगों के श्रमिक हो गए, निर्माण, व्यापार, परिवहन में लगे श्रमिक। भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे किसमें, असंगठित क्षेत्र में। जो सबसे बड़े जो लोग काम करे वो किसमें, असंगठित क्षेत्र में। किसी क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में, जैसे कि डाकघर। और किसी क्षेत्र में परिसंपत्तियां व सेवाओं पर किसी एक व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र, जिसमें कि उदाहरण जैसे कि रिलायंस के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। यहाँ से प्रश्न आएगा, 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।